कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अर्थ पे है, ठीक है, और अर्थ के पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास स्मॉल एम, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ तक हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, सॉरी, अगर मैं इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूं, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ इतना, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस आर हो जाएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक। लेकिन अगर कोई बॉडी ये अर्थ के सरफेस पे है, मतलब ये बॉडी अर्थ के सरफेस पे है यहां पे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास से अर्थ के सेंटर ऑफ मास तक ये जो डिस्टेंस आर होगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये इसके ऊपर ही है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है यहां से यहां तक। तो हम जब भी कोई बॉडी वेरी नियर टू सरफेस, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो क्या लेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई, ठीक है। समझ में आया क्या? तो जो आर है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो भी इसका लेंथ होगा, है ना। तो इन एंड अराउंड जो भी सरफेस के पास है ऑब्जेक्ट जो गिरने वाले हैं अर्थ पे, बहुत छोटा डिस्टेंस है, मीटर्स में, है ना, तो उनको हम लोग वैसा ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? सुनो, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें पता है कि कोई भी फोर्स मतलब मास इनटू ग्रेविटी होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा गया है तो भी यहाँ पे मास इनटू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर रखा गया है। तो हम अलग एग्जांपल से भी लेते हैं कि कोई भी दो मासेस, ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अर्थ के ऊपर है, इसका मास m है, अर्थ का मास me लिखता हूं मैं कैपिटल। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे लिख सकता हूं मैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये मैं लिख दूंगा यहां पे, क्या लिखूंगा, फोर्स बिटवीन टू मासेस, ये एक मास है और ये दूसरा मास है, क्या हो जाएगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास m एंड मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मास ऑफ अर्थ। और डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, क्योंकि वो सरफेस पे ही है, सरफेस से बहुत पास में है, तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन होती है उसको हटा के हम इक्वल टू और एक कांस्टेंट लिख देते हैं, और ये कांस्टेंट g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया क्या? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि हमारे पास है, ठीक है, समझ आया। तो देखो g की वैल्यू क्या आ गई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब इसका यूनिट में हमने लास्ट एग्जाम में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि g का अगर मुझे यूनिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, g इधर रखूंगा मैं, f के साथ ये आर स्क्वायर चला जाएगा, आर ई स्क्वायर अपॉन ये दोनों मास इधर आ जाएंगे, मास ऑफ अर्थ एंड सॉरी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे यूनिट लिखना है इसका तो कितना आ जाएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, आर मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि मीटर में करेंगे हम लोग, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये मास और ये भी मास, तो कितना हो जाएगा केजी स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक चीज करते हैं हम लोग। तो अब g की वैल्यू मिल गई है, ये फोर्स और ये वाला फोर्स हमारा, तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, डायरेक्टली यहाँ पे लगने वाला फोर्स है। तो जो फोर्स है दोनों तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट होने चाहिए, राइट। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड हम ये बोलेंगे
कि हमारे पास दो तरीके हैं फोर्स निकालने के बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ये हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो भी फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पे लगने वाला होगा उसका मास इंटू ग्रेविटी। अब दो तरीके थे, तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम होना चाहिए, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया और हमारे पास आया जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन अर्थ का रेडियस स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, देन मास ऑफ द अर्थ कितना आ रहा है हमारा? मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg में होता है। ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ द अर्थ अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूं, हमारे पास किलोमीटर में रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर्स होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। और अगर इसको कन्वर्ट करूं मीटर्स में तो कितना हो जाएगा? 6400 इंटू 10⁻3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू 10⁻5 मीटर्स, सारे जीरोस एक साथ करके 10⁻5 लिख दिया। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 64 इंटू 10⁻5 स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशनशिप जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में वैल्यू आएगी आपकी, और आपका जो आंसर होगा आप इजीली लिख सकते हो 9.8। तो हम अप्रोक्सीमेटली जब भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी की जो वैल्यू लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो यही होता है जनरल ऑब्जर्वेशन हमारा। ठीक है, तो आप यही सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, फिर आप वैल्यू ऑफ जी ऑन मून भी निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, ये वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 लेते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो क्या आ जाएगा? स्मॉल जी एम इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी मास ऑफ द मून, है ना। ये स्मॉल एम नहीं है, मतलब ये मास ऑफ मून रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सफिक्स में है वो, और ये रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा। मतलब अगर मून इतना बड़ा है तो ये रेडियस ऑफ मून हो जाएगा, है ना, और ये यहां पर जो आएगा वो मास ऑफ मून हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से यहां तक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम है। तो अब हमें पता होनी चाहिए वैल्यूज क्या है। मास ऑफ द मून, मास ऑफ मून है हमारा 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ये मास ऑफ मून है। रेडियस ऑफ मून कितना है? रेडियस ऑफ मून है 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है हमने इसको। और एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो हमको पता ही है कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज आपको पता है, आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपको जी की वैल्यू, ये वैल्यूज आप तीनों इसमें डालोगे। कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, पर आपको इसकी आदत डालनी है। ठीक है, अगर आप ये इतने टफ्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो मून की वैल्यू, मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी एम, वो आती है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने देख ली निकाल के। तो ये दोनों मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसका अगर हम रेशो ले तो हमें एक रिलेशनशिप मिलता है ना। तो ये चीज मैं मिटा रहा हूं आप लोगों की, ठीक है, कि आप इजीली उसको कर पाओगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो
अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, acceleration due to gravity on moon on the surface of the moon is 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का जो अगर रेशो निकाले हम लोग, है ना, तो कितना हो जाएगा, g ऑन मून अपॉन g ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1.63 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यह आ जाएगा 1/6 टाइम्स होता है, ऑलमोस्ट 1/6 टाइम्स। तो आप बोल सकते हो acceleration due to gravity on moon is 1/6 times acceleration due to gravity on earth। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। समझ में आया क्या आपको? तो ये चीज जो है वो आप इजीली कर सकते हो, अभी इसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ भी आपको ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग कुछ मैनिपुलेशन करके। क्या, अगर कोई एक चीज पता है इसमें से, gm अपॉन आर स्क्वायर, इसमें से कोई एक चीज पता है, अगर ये पता है, ये पता है और ये पता है ना, तो आप मास निकाल सकते हो। तो वैसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इधर से उधर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? चलो लिख लो इसको, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, ये मास है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो क्या होगा, ये रेडियस लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ से, सेंटर ऑफ प्लैनेट से, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इसके सेंटर तक। लेकिन ऐसा कुछ से केस आ जाएगा कि अगर ये अर्थ है, सॉरी ब्लू से बना था, अगर ये अर्थ है विथ मास me और ये ऑब्जेक्ट अर्थ से थोड़ा ऊपर गया, तो क्या हो जाएगा, और ये हाइट, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस, इतना हाइट अचीव कर लिया इसने, ऐसा हो सकता है कि मास ऊपर उठ जाए, ठीक है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर अर्थ के सरफेस पे है ऑब्जेक्ट और अर्थ के कोर में जाने की कोशिश करे, ऑब्जेक्ट अंदर तक जाए, ठीक है, मतलब फ्रॉम सरफेस टुवर्ड्स द कोर, ऐसा अंदर, ठीक है। तो डेप्थ में भी जा सकता है। तो विथ चेंज इन डिस्टेंस, मतलब अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर गया, यहां पर गया, या बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ है, जैसे इस केस में हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो सेंटर से जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं यहां से, ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्टेंस कम हो रहा है और इसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहां पे डिस्टेंस कितना हो रहा है, r+h बढ़ रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं इतना डेप्थ में अंदर घुस गया अगर ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस r है, माइनस d करना पड़ेगा, तो r माइनस d करना पड़ेगा। तो जब बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आता है, ठीक है, अब अर्थ तो एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर है, और उसका डेंसिटी भी है ना, घना है ना। अगर ये भरा हुआ है, ऐसा खाली तो नहीं है अर्थ अपना, है ना, अलग अलग तरह के मेटल्स है ना, वॉल्केनो इरप्शन होता है जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ऐसे मेटल्स है इसमें, पत्थर है ना, मिट्टी, सैंड, सब कुछ है भरा हुआ, अलग अलग कोर है इसमें, राइट। तो इट हैज डेंसिटी, लेकिन हर बार डेंसिटी सेम है क्या, डेंसिटी सेम नहीं है, डेंसिटी भी वेरी करती है, तो उसमें भी वेरिएशन आएगा। तो हम ये दोनों केस देखेंगे कि क्या होगा इफ अल्टीट्यूड इज अचीव, ठीक है, या डेप्थ, ठीक है। तो विथ अल्टीट्यूड जितना दूर जाएगा अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, अर्थ के सरफेस से दूर जा रहा है, आर प्लस एच हो रहा है। लेकिन इस केस में हमें यह लगता है कि इनका डिस्टेंस तो कम हो रहा है, डेप्थ हो रहा है। तो ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्थ वाला, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। लेकिन विल स्टडी द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना, अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो हमारे पास दो सिचुएशन है जहां पर हम देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे होता तो हम सीधा लिखते कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन अब ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, ठीक है, तो इस हाइट पे कितना हो जाएगा, जी एच, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच इज इक्वल टू जी एक्स, यूनिवर्सल ग्रेविटी मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है तो मास तो उतना ही रहेगा, बस डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। सो वी नो कि जी एच बाई जी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सा जी एच अपॉन जी, जी एम और जी एम कैंसिल हो गया और ये आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे आसानी से तो क्या आ जाएगा, जी एच अपॉन जी, आर को कॉमन लेते हैं आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर कॉमन लेंगे, देखो आर कॉमन लेंगे इसमें से, देखिए आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एच बाय आर, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, आर को पहले इंटरनल ब्रैकेट से अगर बाहर निकाला तो एच बाय आर बचा, फिर इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन जी आर स्क्वायर अपॉन, ये अब स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकलने वाला है तो ये बच जाएगा आर स्क्वायर, और ये बचेगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, ये हो जाएगा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब क्या है, इसमें जो भी टर्म्स होंगे उनको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। जी को मैं उधर भेज रहा हूं और ये हो जाएगा जी टाइम्स, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका 1 बाय एच आर टू द पावर -2। ठीक है, अब ये जो टर्म है 1 प्लस एच बाय आर टू द पावर -2, ये टर्म को अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कि जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 प्लस एच बाय आर टू द पावर -2, ये हमारा रिलेशनशिप है। तो अब हमें 1 प्लस एच बाय 2 टू द पावर -2, है ना, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, है ना, ये क्या आता है ना, ये इसकी वैल्यू आती है 1, ये जो माइनस साइन है -2 एच बाय आर प्लस बहुत सारे हायर टर्म्स आएंगे यहाँ पे। टर्म्स हम लिखते हैं कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एच बाय आर। तो अब मुझे बताओ, आर तो रेडियस ऑफ अर्थ है, बहुत बड़ा है, एच तो एक हाइट है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एच बाय आर के हायर पावर्स एच बाय आर के रेशियो से कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर 0.1 का मैं स्क्वायर लूं तो 0.00 समथिंग आएगा, 0.0001 का मैं स्क्वायर लूं, ठीक है, तो और
छोटा नंबर आएगा, तो जब भी हायर पावर का स्क्वायर लेते हैं, हायर पावर का, है ना, मतलब डिवीजन का स्क्वायर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, और ज्यादा छोटा नंबर आता है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हायर पावर्स, दिस कैन बी निग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये एक प्योर मैथमेटिक्स की बात है, ये बस याद रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बस इतना टर्म लेंगे, हायर पावर नहीं लेंगे। तो यहां पर इसका जो सॉल्यूशन है, यहां अब हम लिख सकते हैं g टाइम्स h इज इक्वल टू g, और इसका कन्वर्जन जो हमने एक्सपांशन किया था वो कितना आ रहा था, 1 माइनस 2h बाय r, 1 माइनस 2h बाय r। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका फाइनल आंसर। तो व्हेन द अल्टीट्यूड चेंजेस, अल्टीट्यूड अगर चेंज होगा, जितना आप दूर जाओगे उतना आपका जो ग्रेविटी का वैल्यू है ना, वो हो जाएगा कम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, तो अगर सरफेस पे है पार्टिकल या मास, तो कितना हो जाएगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर डेप्थ पे है तो कितना लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर डेप्थ पे है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं जी एट अ पर्टिकुलर डेप्थ, मतलब इतना डेप्थ पे है, ये पूरा डिस्टेंस आर है ना, ये पूरा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आर है वो, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है जहां पर न्यू पार्टिकल है अभी, आर माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल जी एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें एक तकलीफ है, देखिए यहां पे अगर हम लोग मास मेजर कर रहे हैं तो ये टोटल मास है इस पूरे प्लैनेट का, अर्थ का। ठीक है, और इस केस में एक कंसिडरेशन करना है हमको कि अगर ये पूरा प्लैनेट है ऑफ मास m, और अगर हम उसके डेप्थ पे आ जाते हैं डी पे, तो हमको बस उस जितना हम डेप्थ पे है उतने उसके नीचे का ही मास मेजर करना पड़ेगा, उतना ही मास हमें कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको हम m डैश से डिनोट करेंगे। तो m डैश क्या है, जिस डेप्थ पे पार्टिकल या मास आ गया है उसके ऊपर का मास हम नहीं कंसिडर करेंगे, ऊपर का मास, ऊपर का मास कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया, ऊपर का मास कंसिडर नहीं करेंगे, बस जो पार्टिकल है उसके नीचे का मास कंसिडर करेंगे। तो यहां पर जो मास आएगा वो m डैश आएगा, ये वाला मास आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें आपको। तो अगर इतना आपको समझ में आया तो कंसिडरेशन कर सकते हैं। और देखिए, अर्थ के आप जितना नीचे जाओगे, दो कंसिडरेशन है, यहां पर नोट करके लिख लो कि जहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के नीचे का मास, तो क्या हम कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट या बॉडी के नीचे का मास, वो कंसिडर करेंगे। ऊपर से एक दूसरा कंसिडरेशन है, देखो अर्थ के अंदर अंदर जाओगे तो डेंसिटी कम होती है, कहीं फ्लूइड मिलेगा, कहीं आयरन कोर मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, तो डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन हम यूनिफॉर्म डेंसिटीज को कंसिडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी मान रहे हैं पूरे प्लैनेट को, यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये दो हमारे कंसिडरेशन है, डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तीन कंसिडरेशन करके ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये मिटा देता हूं मैं आपका कंसिडरेशन, ये लिख लेना आप लोग।
तो देखिए अब जो मास है इस केस में वो क्या होगा, मास इज इक्वल, देखो डेंसिटी इज कांस्टेंट मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ जो अर्थ है वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, स्पीयर का, एक स्पीयर है ये, 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल है कि नहीं। तो इसको मैं अच्छे से लिखता हूं 4/3 पाई रो आर क्यूब, क्योंकि 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, दिख रहा है ना आप लोगों को, पाई भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है। बस जो चेंज होगा इस केस में, क्योंकि रेडियस पूरा है अभी, अब ये डेप्थ नीचे आएगा तब इस प्लैनेट का सिर्फ इतना मास कंसिडर करेंगे रेड वाला, तो पहले प्लैनेट का मास इतना है, और जब हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, तब कितना होगा, एम डैश कितना हो जाएगा, ये जो पोर्शन है इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस हो जाएगा आर माइनस डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी कांस्टेंट पकड़ी हमने इंटू नया वॉल्यूम, नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। तो यहां पर भी लिख सकता हूं मैं 4/3 पाई रो आर माइनस डी का क्यूब इज द न्यू मास। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। तो अगर आपको दोनों चीजें समझ में आई तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहां पर इस मास की वैल्यू डालो और यहां पर एम डैश की वैल्यू डालो, ठीक है, डेंसिटी के टर्म्स में, क्योंकि नया मास हमको कंसिडर करना है। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूलाज में ये वैल्यूज डालेंगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो वैल्यूज डालते हैं अभी, ठीक है, मिटा दूं ये, चलो। तो यहां पर पहला मैं लिखता हूं, पहला मैं लिख रहा हूं कि G दैट इज स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मास कितना था 4/3 पाई रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, सीधा सीधा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की वैल्यू लिखेंगे, और कितना आ जाएगा 4/3 बाहर लेता हूं, आर स्क्वायर और ये आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक आर बचेगा बस। 4/3 क्या, पाई भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आर, तो ये एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, प्लीज आप लिखो इसको। और फिर दूसरी चीज जी डी कितना हो जाएगा एट डेप्थ, एट अ सर्टेन डेप्थ, तो क्या आ जाएगा जी, यहां पे वैल्यू पुट करूंगा मैं 4/3 पाई रो आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर माइनस डी बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारा, सेकेंड इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को जब हम एक दूसरे के साथ, है ना, रिलेट करेंगे तो क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हमने पुट की इसको मिटा देता हूं मैं यहां पे, और ऊपर से लिख के लेके आता हूं। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी है हमने, होप आपको किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी डी डिवाइडेड बाय जी, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो ले लेंगे, और राइट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे पाई रो जी आर माइनस डी अपॉन 4/3 पाई रो जी आर। ठीक है, सिंपल है। तो यह आ जाएगा जी डी बाय जी
4/3 ने 4/3 को खत्म कर दिया, पाई ने पाई को खत्म कर दिया, रो ने रो को खत्म कर दिया, जी ने जी को खत्म कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा? r माइनस डी अपॉन आर बचा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है और उसके सिंपल सिंपल आंसर्स आ गए। अब जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर, कितना हो जाएगा 1, और ये बच जाएगा डी बाय आर। ठीक, सो यही है हमारा वैल्यू, और यहां पर आप सीधा सीधा लिख देंगे जी डी इज इक्वल टू जी इधर चला जाएगा, जी टाइम्स 1 माइनस डी बाय आर। तो डेप्थ वाला जो रिलेशनशिप है, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन अर्थ और उसके डेप्थ में, इन दोनों का रिलेशन आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों रिलेशनशिप है, ठीक है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? बहुत ही आसान सा सवाल है और इसके हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं।